महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की जो पूरी लड़ाई है उसमें जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता और सांसद सुप्रिया सुले हैं। इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। देवेंद्र फडणवीस ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि कई पार्टी में प्रवेश जो है आने वाले समय में दिखेंगे। ये जो पार्टी में अभी भी प्रवेश उनका जो जारी है वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में कई लोग हैं जो महाविकास आघाड़ी से टूट कर आना चाहते हैं, जहाँ वहाँ जो असंतुष्ट है। ये तो साफ हो रहा है कि बीजेपी में बीजेपी के ओरिजिनल कम और कांग्रेस की ज़्यादा कांग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी हो गया है। क्योंकि बीजेपी में जब मैं देखती हूँ तो उसमें कांग्रेसी एमएलए ज़्यादा है और बीजेपी के कम दिखते हैं आजकल। और मैंने पहली बार देखा है कि बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी, हाँ ये 2.0 नहीं, ओरिजिनल जो बीजेपी थी वो एक बहुत स्ट्रिक्ट पार्टी थी और बहुत संस्कारी भी पार्टी थी। मैंने सुषमा जी या अरुण जी, अटल जी तो सबसे बड़े नेता रहे, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, बहुत पास से देखा है उनको। हमारे संबंध अच्छे रहे लेकिन हमारी लड़ाई उनके साथ एक आइडियोलॉजिकल रही है, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी ज़रूर थी। आज वैसे दिख नहीं रहा है। तो देयर इज़ अ बिग चेंज। ये जो नई बीजेपी आई है और जो पुराने उनके विचारधारा के साथ जो लड़े थे जब पार्टी ऑपोजिशन में थी, जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे आंदोलन किए होंगे, मेहनत की होगी और इन सबको आज सत्ता में बैठाया, उन सब पुराने नेता बीजेपी के कहाँ हैं आज? सारे बेचारे कॉम्प्रोमाइज्ड है। देवेंद्र फडणवीस ये भी कह रहे थे कि हम जो है व्यापक हिंदुत्व लेके चलते हैं। हम जिस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं शायद वो हिंदुत्व जो उनका एजेंडा हमेशा से रहा है, व्यापक हिंदुत्व अपनाने की ज़रूरत है। और राज ठाकरे जिक्र करते हुए कह रहे थे कि पहले वो क्षेत्रीय सवालों को लेकर चल रहे थे लेकिन व्यापक एजेंडा या व्यापक विचारधारा उन्होंने हिंदुत्व की अपनाई है, इसलिए उन्हें हम समर्थन करते हैं। तो लग रहा है कि बीजेपी जो आप कह रही हैं कि पहले डिसिप्लिन पार्टी हुआ करती थी, अब अभी भी वो कह रहे हैं कि हम व्यापक हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनके इस डिसिप्लिन और व्यापक हिंदुत्व का जो अभी भी एजेंडा है उसको महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता अपनाएगी। ये व्यापक हिंदुत्व का मतलब क्या? एक तो, और ये सवाल आपको, मुझे नहीं, ये सवाल आपको अजीत पवार को पूछना पड़ेगा क्योंकि वो उनके पार्टनर है, मैं नहीं हूँ। तो उनके व्यापक हिंदुत्व का मतलब और वो लेके वो साथ में जा रहे, तो ये सवाल सुप्रिया सुले नहीं दे सकती। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी पूछूं कि अजीता ने लेकिन कभी भी हमेशा ही फुले शाहू अम्बेडकर की ही बात कही, कभी वो उस तरीके से हिंदुत्व को टच करते नज़र नहीं आते। हालांकि वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, उनके काफ़ी वीडियोस ज़रूर सामने आ जाते हैं। ये सारे जवाब उनको देने पड़ेंगे। आप उनके बारे में पूछ रहे हैं और मैं दूसरे के घर में क्यों झाँकूँ? लेकिन बीजेपी की तो नज़र लाडली बहना जैसी योजना लाकर तकरीबन जो 4 करोड़ जो वोटर्स हैं महिला, उनको कहीं ना कहीं और अपने तो अपने चुनाव प्रचार में भी वो कहते हैं कि लाडली बहना ज़रूर है, लेकिन लाडली बहना का सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो महाराष्ट्र की वहाँ उस जनता को जाता है जिन्होंने 31 सांसद दिल्ली को चुन के गए। जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो इस राज्य की कोई बहन लाडली नहीं थी। तब लाडली बहन आपको याद नहीं आई? जब 31 सांसद चुन के आए उसके बाद बहन लाडली हुई है। और दुख की एक बात है कि इन सबको बहन का प्यार समझ में ही नहीं आया। उसको 1500 रुपया का टैग लगा दिया इस सरकार ने। हमारी सरकार जब आएगी तो हम 1500 रुपया बढ़ाएंगे भी, महिलाओं को सुरक्षितता भी देंगे और उनकी पढ़ाई और आरोग्य स्वास्थ्य के लिए भी पूरी ताकत से साथ में एक पूरा पैकेज करके काम करेंगे। एक खबर ये भी है कि राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं और जो 5 पॉइंट उनका जो एजेंडा रहा है, जो एक सुविधाएं देने की बात है, योजनाएं देने की बात है, देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर पहले कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो उनका जो तेलंगाना में जो नहीं कर सके वो, या राजस्थान में जो नहीं कर सके वो, यहाँ आके भी वो बात कर रहे हैं कि हम 5 पॉइंट एजेंडा लेके आएंगे। इस तरह की बातें यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी। जो वहाँ नहीं चला कार्ड, उनका ये कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। लोकतंत्र है, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। लेकिन लगता है मजबूत है कांग्रेस अगर 5 पॉइंट एजेंडा की जो बात, महाविकास आघाड़ी मजबूत है, बिल्कुल ताकत है। जब कोविड हुआ था तो ताकत से काम तो किया था ना। और सिर्फ दिल्ली भी कहती थी कि महाराष्ट्र का काम बहुत अच्छा है। बेरोजगारी तो इस राज्य में बढ़ती जा रही, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स महाराष्ट्र की दूसरे राज्यों में जा रही।
डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डेटा लेकिन ही तो इसी कह का रहा है। जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि जब टाटा एयरबेस की आप बात करते हैं तो बहुत पहले ही महाविकास आघाड़ी के वक्त में ही ये उसके पहले ही गुजरात ने अपना प्रपोजल रख दिया था, आप लोगों तो फाइल पे बैठे रहे। फॉक्सकॉन की पूना डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट आनी थी, आग के सामने उड़ा के लेके गए वो, उसका क्या। और ऐसे में आपको कितने 10 गिना सकती हूँ कि जब से ये आई है सरकार कैसे काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बाहर के राज्यों में देखो, किसी के घर में कुछ अच्छा हो तो हमको भी अच्छा लगेगा, किसी भी स्टेट में। हम पहले भारतीय है तो किसी का भी भला हो तो हमें आनंद ही होगा। लेकिन जो हक में, मेरिट में जहाँ महाराष्ट्र पास हुआ है, जो हमें पास हुआ है, हमारे हाथ में निवाला है, वो छीन के ले जाना ये गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि हमारी लीडरशिप यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि अब जो मुख्यमंत्री के चेहरे पे जब बात हुई तो कहा कि महायुति का चेहरा होगा, महायुति का मुख्यमंत्री होगा और महायुति जीतेगी। इसके पहले जो बीजेपी का मुख्यमंत्री या बीजेपी की सरकार की जो बात हो रही थी, अब महायुति की बात हो रही है। महायुति जैसे एनडीए वहाँ पे, इस वक्त महायुति यहाँ पे, तो तीनों को साथ में रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की। और अगर महायुति की बात नहीं करेंगे तो बीजेपी को खुद फटका बैठ सकता है, ऐसा आपको लगता है? इसलिए अब महायुति की बात ज़्यादा कर रहे हैं लीडर्स। मेरे ख्याल से जो देवेंद्र जी कुछ भी कहे, मैं देवेंद्र जी को एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अजीत पवार जी पे उन्होंने जो आरोप किए 70,000 करोड़ वोट, उसकी फाइल उन्होंने ऑन ओथ अजीत पवार को दिखाई। इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा, क्योंकि ऑन ओथ पहले क्या हुआ, पहले तो आरोप किया देवेंद्र फडणवीस ने, अजीत पवार पे आरोप किया, कितना करोड़ का उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन आरोप पहले किसने किया? देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार जी पे आरोप किया। उसके बाद उनके आरोपों के बाद ही इंक्वायरी लगी, तो इंक्वायरी की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी ने की। उसके बाद एक सीएम के नाते फाइनल सिग्नेचर मायने रखता है, किसने ऑर्डर की? देवेंद्र फडणवीस जी ने की। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार जिसके खिलाफ उन्होंने इतने सारे आरोप किए, उसको बुलाया और दिखाया कि देखो ये क्या हो रहा है। तो जिस बच्चे को आप कह रहे हैं जिस बच्चे ने कॉपी किया, उसी बच्चे को आप दिखा के आपका पेपर दिखाएंगे? उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है। बिल्कुल, ये कैसा है? और इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा कि आरोप देवेंद्र फडणवीस जी ने किए। उनके प्रेशर में आर पाटिल एक ईमानदार आदमी था, इसलिए अपने ही पार्टी के नेता से बात करके उन्होंने शायद इंक्वायरी लगाई होगी। साइन किया, साइन करना पड़ा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बोला, लेकिन वो होम मिनिस्टर थे। फाइनल अथॉरिटी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो अजीत पवार की इंक्वायरी आर पाटिल ने नहीं लगाई, अजीत पवार की इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस एज सीएम महाराष्ट्र लगाई। और उसके बाद ऑन ओथ होते हुए भी उन्होंने अजीत पवार जी को बुलाया और फाइल दिखाई। ये गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो ऑन ओथ है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या जो विरोधी है, उसको एक फाइल उसी के खिलाफ कैसे दिखाता है? मैम, आप क्या मानती हैं 70,000 करोड़ के जो घोटाले के आरोप बीजेपी ने लगाए उसके बाद भी चले बेबुनियाद? क्योंकि खुद अमित शाह ने भी इसका उल्लेख किया, खुद प्रधानमंत्री ने किया। हाँ, तो इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता होगा? मैं सिस्टम में थी नहीं उस वक्त, ना मैं सत्ता में थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है रोल, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। आपको ये सवाल देवेंद्र फडणवीस जी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आरोप देवेंद्र फडणवीस जी ने किए, इंक्वायरी ऑर्डर देवेंद्र फडणवीस जी ने किए, और क्लीन चिट भी देवेंद्र फडणवीस ने ही किए। तो आइए तीनों सवाल आपको देवेंद्र फडणवीस जी को करने, और आप नहीं कर पाए तो मैं करना चाहती हूँ। किस राज्य की नागरिक हूँ मैं देवेंद्र जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, एक कि अजीत पवार पे आपने आरोप किए वो सच या झूठ? उसके बाद अजीत पवार की इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के नाते लगाई, 2, और 3 क्लीन चिट भी देवेंद्र फडणवीस ने ही किया। इसमें से सही कौन सी बात है? और पुरावे
तो एक मुझे अभी भी याद है, आप ही के चैनल पे आए थे, इतने बड़े कुछ बक्से में या लेके गए थे कि ये सारे पेपर्स है, तो वो क्या था, झूठ था। फिर सच क्या झूठ क्या मुझे नहीं पता, देवेंद्र फडणवीस जी को ही पता है। माननीय, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, तो ये तीनों सवाल के जवाब उन्हीं को देने पड़ेंगे। अब तो आप किस तरह की जांच की मांगते हैं? ईडी करे, सीबीआई करे, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे? जानना चाहती हूँ, मैं जांच क्यों मांगू, मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं इस देश की एक नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री काफी सभाएं होने वाली लगता है, आप उम्मीद करते हो इसका जवाब नहीं, उम्मीद करती हूँ कि देवेंद्र जी से मेरी बड़ी उम्मीद है। देवेंद्र जी का स्टेटमेंट मैंने कल देखा, बड़ी अच्छा बोले वो, मैं आभारी हूँ उनकी। जिस तरह से आर पाटिल हमारे दिवंगत नेता, मेरे बड़े भाई के नाते, जिस तरह से अजीत पवार ने स्टेटमेंट किया, हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन वो भी इतने सालों के बाद उन्होंने 9 साल गए, उसके बाद अजीत पवार बोले, हमें बहुत बहुत दुख हुआ। और उसके बाद मैं देवेंद्र जी की आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छा बोले कि आप अबाहमा में नहीं है, तो उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आभारी हूँ देवेंद्र जी की। देखो, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन जो गलत है उसके लिए देवेंद्र जी को जवाब देना पड़ेगा। मैडम, ये भी सवाल है कि अजीत दादा ने जो फिर घर स्प्लिट होने की बात निकाल दी उस दिन, कि घर तोड़ने का काम क्या बड़े साहब कर रहे हैं, यानी शरद पवार के उनका इशारा था। क्या ऐसा हो सकता है? आप घर को अच्छे से जानती हैं, अजीत दादा को अच्छे से जानती हैं, सबको जानती हैं, ये उस दिन निकालने की ज़रूरत दादा ये सब? देखिए, लोकतंत्र है, हर एक को बोलने का अधिकार है। और मैंने मेरे इलेक्शन में भी हमेशा कहा है, मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है। मेरे पारिवारिक संबंध आज भी दिल्ली में, अजीत पवार भले बीजेपी के साथ हो, लेकिन पारिवारिक संबंध हर एमपी मंत्री के साथ मेरे आज भी दिल्ली में ज़्यादा है। हर भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। आज बहुत सारे बीजेपी के एमपी ऐसे भी है जिनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम छुट्टियां भी साथ में मनाते और खुले दिल से करते हैं। मैं तो फ़ोटो भी डाल देती हूँ सारे, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध एक तरफ और हमारी राजनीति एक तरफ। हमारी लड़ाई पारिवारिक नहीं है, मेरे लिए ये विचारधारा की लड़ाई है। आज भी अटल जी की बेटी जब मिलती है, मैं हमेशा उसका आदर सम्मान करती हूँ। आप मुंडे फैमिली हो, महाजन फैमिली हो, अटल जी की बेटी गुनू हो या प्रतिभा हो, प्रतिभा अडवाणी, उनकी फैमिली और मेरे पति सदानंद सूले तो कॉलेज स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है उन सब फैमिलीज़ की। वो तो स्कूल में थे सदानंद, दिल्ली में, तब से इन सबको जानते हैं। तो हमारे पारिवारिक संबंध, मुझे आज भी अरुण जेटली जी की बेटा और बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा मैंने टाइम निकाला है उसके, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध आज भी है। वही हमारे सुषमा जी की बेटी जब आई पार्लियामेंट में, मुझे इतना अच्छा लगा जब बांसुरी आई, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं आई थी तब हम सुषमा जी को बड़ी बहन मानते थे। आज ताई बड़ी बहन वो मानती है मुझे, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बांसुरी जब आती है तो हम जोर से ताली बजाते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं सुषमा जी को देखती हूँ उसमें। वो सुषमा जी की बेटी है, तो हमारे लिए बहुत, मेरे लिए भले हम कितने भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मेरे लिए बांसुरी एक प्यारी बहन ही रहेगी। परिवार न लाए तो ज़्यादा बेहतर है आपको लगता है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिवार को मैं ले आया राजनीति में, मेरे से गलती हुई आपके बारे में, खासकर लोकसभा के वक्त उन्होंने। ठीक है, अभी जो हो गया, लोकसभा ख़त्म हो गई, लोगों ने वोट दिया। मैं बड़ी विनम्रता से बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ बारामती के माँ बाप, सारे लोकसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, जिन्होंने जो विश्वास मुझे आप पूछे तो मेरी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ी है कि जिस तरह से ये अदृश्य शक्ति के खिलाफ हम सब लड़े, और जो साथ इतना सबको डरा रहे थे ये लोग, फिर भी लोग साथ में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं कितना भी इन सब के, कितना भी मैं उनकी सेवा करूं, वो कम ही रहेगी। लगता है आप हमेशा आइस का जिक्र करती रही, क्या अजीत दादा पे अभी भी उनका प्रेशर है कहीं ना कहीं छुपे तरीके से? अदृश्य शक्ति का तो आइस का इशू देश में है, किसी एक व्यक्ति के बारे में क्यों बोले? कश्मीर टू कन्याकुमारी आइस का तो इशू है, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी हर जगह है। कश्मीर टू कन्याकुमारी कितने ऐसे आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊं? खासकर अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, आपको क्या लगता है कि
अजीत दादा की एक बारामती पे जो पकड़ है, जो ग्रिप है, क्योंकि इतने सालों से वो रहे हैं मंत्री, पालक मंत्री, उप मुख्यमंत्री, योगेंद्र पवार उसको तोड़ पाएंगे? आपने एक अच्छी लीड ली, क्या वो टूट पाएगा? ये वक्त ही बताएगा। और ये एक लोकतंत्र में विरोधक भी होना ही चाहिए ना, और वो दिलदार होना चाहिए, तभी तो मज़ा आए। और ये लड़ाई हमारे लिए ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारे लिए ये बहुत एक वैचारिक विचारधारा की लड़ाई। आप देखिए कैसे हम बीजेपी को अब सपोर्ट कर पाए। आप सोचिए, एक तो वो आइस का जो दुरुपयोग करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कितने बड़े बड़े ये आह्वान, जीएसटी में कितना इन्होंने गड़बड़ किया है। देश में कहीं भी आप जाओ व्यापारों में, सारे जीएसटी के खिलाफ बोलते, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ये करते रहते। टैक्स में भी यही हाल है, सबको डरा के रखा है इंडस्ट्री में। सारी इंडस्ट्री बोलने में डरती है कि नहीं बाबा किसको पढ़ना है, ये आइस में फिर ये दिक्कत हो जाएगी। महिला सुरक्षितता, ड्रग्स, पूना में कभी ड्रग्स देखे आपने? पूना में आजकल वीडियो चलते हैं ड्रग्स के। पोर्श की बड़ी गाड़ी आपके हाथ, तो किसी को आप खून करके निकल जाए, ब्लड सैंपल बदल सकते हैं, ऐसे कभी महाराष्ट्र में हुआ है? समाजों में लड़ाई, ये सब कहीं देखा है? ये सारी ये बीजेपी और देवेंद्र जी का जो फॉर्मेट है, उसी के खिलाफ किसी को तो लड़ना पड़ेगा। लगता है योगेंद्र वो दमखम वाले उम्मीदवार हैं जो अजीत दादा को दमखम वाले की ज़रूरत नहीं, ये सेवा का काम है, इसके लिए विनम्रता। मौका जनता देगी, मौका वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से बारामती में एक टीम वर्क था, सबने काम किया। अजीत पवार जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी कोनो, मैं कभी नहीं कहती मैंने किया, हम सब ने मिलके किया। हर एक की जिम्मेदारी थी, हर एक का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अजीत पवार जी का भी उसमें रहा है, ज़रूर रहा है, क्यों नहीं रहा है, बहुत सारे। लेकिन आज जो लार्जर पिक्चर महाराष्ट्र का है, और दूसरा मुझे बहुत दुख होता है बाले में कि एक मलिदा गैंग जो यहाँ चर्चा होता है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ नहीं था। मायावती में हमेशा चेहरे की बात चलती है, जैसे उन्होंने जवाब दे दिया कि मायावती एक चेहरा होगा, आया तब तय करेंगे। महाविकास आघाड़ी में बार बार ये बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री कौन, उद्धव ठाकरे एक और चाहते हैं, तो कभी कांग्रेस की ओर से आ जाता है। क्या सचमुच इसको लेकर अभी कोई बहस बाकी है, या हम आप एक निर्णय तक पहुंच चुके हैं कि कौन बहस किस बात की? पहले तो महाविकास आघाड़ी को ये बहुत सारे काम करने हैं। पहले तो किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहे, लेकिन उसके सशक्त नेतृत्व, यानी कि सशक्त नेतृत्व तो हमारी टीम तो बहुत ही अच्छी है, पूरा अनुभव भी हो, या इस तरह का बिल्कुल है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमता इस देश में ही कहते हैं, किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए इस देश में, ना मुझे, ना आपको, ना अपने कैमरामैन को, इस देश में। और मैं मेरी तरफ से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इस देश में टैलेंट की कमतरता नहीं है। इट्स अ हाईली टैलेंटेड कंट्री। तो हम मैं खुद के बारे में, मुझे भी किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आई एम इंडिस्पेंसेबल, ऑलवेज एवरीबडी इज डिस्पेंसेबल, क्योंकि इस राज्य में टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि ये दो ही शक्लें कि उन्हीं के पास टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट। और देश और राज्य एक चेहरे से नहीं चलता, टीम वर्क से चलता है। यू हैव टू हैव अ गुड टीम। तो वो चेहरा है जो सारी टीम को साथ लेके आए, क्योंकि 3 पार्टियां हैं। अरे हम लोग 2.5 साल तो चलाए ना, आइस नहीं होता तो 5 साल हमारी सरकार पूरी चलती, ये आइस के कारण तो हुआ है ये सब। आपकी नज़र में कौन चेहरा? उद्धव ठाकरे हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उद्धव जी ने पहले भी लीड किया है, कांग्रेस में भी बहुत सारा टैलेंट है। तो ऐसा कोई चेहरा, मतलब जो अनुभवी भी हो, सबको साथ में, वो तो सब नेता माने, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। शिवसेना में उद्धव जी, उनसे तय हुआ कि अगर लीड करेंगे वही। कांग्रेस का निर्णय हो ही नहीं रहा है। जब होगा वो राहुल जी या खड़गे जी जब प्रस्ताव देंगे कि हमारा ये चेहरा है, तो हम तो ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस इज़ अ पार्टी विथ अ लॉट ऑफ टैलेंट। तभी तो आइस करके इतनी पीछे पड़ी रहती है ना बीजेपी कांग्रेस के। और आज बड़े बड़े डिसीजंस में कांग्रेस पार्टी तो है ज़्यादा। राष्ट्रवादी की ओर से कोई नाम क्यों नहीं आता? हम लोग रेस में ही नहीं है। क्यों नहीं, हमारे लिए सरकार बदल के न्याय सबको देना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड वी आर टीम प्लेयर्स, वी आर गुड टीम प्लेयर्स। और पवार साहब ने खुद हमेशा कहा है कि वी आर अ टीम प्लेयर, सो वी आर हैप्पी टू गो अलॉन्ग। आपने कम सीट्स लेके भी आपने, वी आर 87 + 2, 87 + 2, तो आप उसमें भी कंफर्टेबल हैं कि ठीक? बिल्कुल। हमने तो 10 लड़े थे विधानसभा लोकसभा में,
8 आ गए। मराठा आरक्षण से रिलेटेड बात कर लूँ, मनोज जरांगी पाटिल मैदान में, उनके उम्मीदवार भी उन्होंने उतारे हुए हैं। कई लोगों को मुस्लिम है, उनको साथ में लेकर वो काम करना चाहते हैं, हालांकि किसी अब तक निर्णय तक नहीं पहुँचे। कितना जरांगे फैक्टर, मराठा फैक्टर जो है काम करेगा इस वक्त, क्योंकि पिछले लोकसभा में काफ़ी नहीं, मैं उनको सिर्फ फैक्टर नहीं समझती, मैं उनकी मेहनत समझती हूँ एक तो। और बहुत सारे ऐसे नेता है जो लड़ रहे, मेहनत कर रहे। जरांगे पाटिल जी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी तबीयत भी बहुत बार अस्पताल में जा चुके हैं। तो उन्होंने, मैं तो हमेशा डरती हूँ कि उनकी बीवी और बच्चों को कितना टेंशन आता होगा कि वो जब ऐसा सब करते हैं तो। लेकिन फिर भी लड़ाऊ नेता है इस राज्य के, ये बहुत, मुझे लड़ाऊ जो भी लड़ता है ना, उसके लिए मेरे मन में हमेशा प्यार, सम्मान, आदर रहता है। और मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, भटके, इन सारों समाजों की बहुत सारी मांग है। मैंने पहले भी कहा है और जरांगे पाटिल जी भी ये कहते हैं, वो हर इंक्लूसिव करके सबको साथ में लेके चलना चाहते। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है कि अगर, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि राज्य ये सारे इन छोटा छोटा करने से अच्छा है पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल बनाए। क्योंकि इसी घर के सामने देवेंद्र फडणवीस जी आए थे और कहे थे कि पहली कैबिनेट में धनगर समाज को आरक्षण दिया, उस चीज़ को 10 साल हुए। 14 में बोले थे, हम 24 में खड़े हैं, धनगर आरक्षण नहीं हुआ देवेंद्र फडणवीस जी से, और इसी घर के सामने बोले थे। तो मेरे ख्याल से मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और भटके विमुक्त का एक कंसेंसस बना के एक बिल बनाए कॉम्प्रिहेंसिव, वो दिल्ली भेजे। दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और जो भी सरकार होगी, इन सारे समाजों का अगर कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिव बिल अगर उन्होंने लाया तो पूरी ताकत से हम किसी की भी सरकार उसके साथ खड़े रहेंगे। एक सवाल ये भी कि अब जबकि ये सारी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, खासकर बीजेपी के बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर बड़े लोगों की रैली, सभाएं होंगी, तो लगता है कि फिर से जो प्रचार तंत्र है बीजेपी का काफ़ी स्ट्रांग होता है ऐसे समय में। अब उन्होंने शुरुआत कर दी महाविकास आघाड़ी की। अतिथि देवो भव, जो भी गेस्ट, ये हमारे संस्कार है कि अतिथि जब भी आए उसका स्वागत ही होना चाहिए। और एक सशक्त लोकतंत्र में जिससे हम प्यार करते हुए, वंदनीय हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में हमेशा उन्होंने कहा है कि एक विरोधक की एक बहुत बड़ी जगह है लोकतंत्र में। तो एक तो इतने बड़े नेता महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए। और अतिथि देवो भव ज़रूर आए, पिछली बार भी आए थे, 19 में भी बहुत सारी रैलीज की थी, 14 में भी की थी, तो ज़रूर क्यों नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी भी 24 में भी आए थे लोकसभा में, और क्यों नहीं, एक सशक्त लोकतंत्र में क्या गलत है, उसमें आना चाहिए। और ये महाराष्ट्र के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ़ यू आस्क मी, इट्स वेरी फ्लैटरिंग कि इतने बड़े बड़े नेता इतने बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र की ताकत दिखाती है। आपको लग रहा है लाडली बहना योजना और इस सब फैक्टर ने कुछ परिणाम किया है, महायुति को इसका फ़ायदा होगा? देखो, हम राजनीति फ़ायदे और घाटे के लिए नहीं करते, हम लोगों की सेवा के लिए करते हैं। हर चीज़ फ़ायदे और नफ़े के लिए। लेकिन क्योंकि जिन्होंने योजना लाई है वो तो वो तो कहते रहेंगे, एक तरफ महिलाओं को पैसे दे रहे हो, दूसरी तरह जिस तरह महिला पे अत्याचार बढ़ रहे हैं आप ही देख रहे हैं। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।